मित्रों नमस्कार। किताबों के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि हम इस बार कुछ अलग लेकर आएंगे। इससे पिछली बार हम लाए थे कहानी पर बात की हमने, कहानी के तीनों हिस्सों पर, उपन्यास, कहानी और लघु कथा। उससे पहले बात की गीत, गज़ल और दोहों पर। और इस बार हम थोड़ी सी उस विधा की चीज़ों को लेकर आए हैं कि जिनमें बातें बहुत कम होती हैं। मसलन संस्मरण लिखे भी कम जाते हैं, उन पे बातें उससे भी कम होती हैं। यात्रा वृतांत तो बहुत ही दुर्लभ से होते जा रहे हैं और बढ़िया यात्रा वृतांत तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जबकि एक समय था कि इनको बहुत पढ़ा भी जाता था और इन पर चर्चा भी होती थी। और तीसरी चीज़ है कि वो भी एक अलग सी किताब है जिसमें शायर हैं, शायरों की अंदरूनी जद्दोजहद है, उनके परिचय हैं, उनके किताबों के बारे में मालूमात हैं और उसके साथ साथ ही उनकी जो गज़लें हैं वो हैं। तो मित्रों, ये तीन किताबें आज हमारे पास हैं। इनमें सबसे पहली किताब है यात्रा वृतांत की किताब सूरज की गंगोत्री। ये कमलेश पांडे जी की किताब है और बहुत ही अनूठे किस्म के इसमें यात्रा वृतांत, यात्रा संस्मरण है, बहुत ही रोचक यात्रा संस्मरण है। उसके अलावा एक किताब है जो सिर्फ संस्मरण की है और शिवराज सिंह जी की किताब है। शिवराज जी लेखन की दुनिया में नए नए आए हैं, बड़े इंजीनियर हैं और उनकी किताब का नाम है जीवित पन्ने। आप समझिए कि इस जीवित पन्नों में वाकई में जीवित पात्र भी हैं और ऐसे पात्र हैं जो आपको याद रह जाते हैं, ऐसी घटनाएं जो आपको याद रह जाती हैं। बड़ी रोचक किताब है ये। और तीसरी किताब जो बहुत मेहनत के साथ लिखी गई है वो है कलम के कंदील। ये किताब 27 शायर हैं इसमें और उनकी शख्सियत और शायरी पर बात है। प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक नवोदित की ये किताब है और मैं समझता हूँ कि अपने किस्म की बहुत ही अनोखी निराली सी किताब है जो कहती है कि मुझे पढ़ के देखो, कुछ अलग किस्म का आनंद आएगा। तो मित्रों, सबसे पहले बात सूरज की गंगोत्री की। मित्रों, सूरज की गंगोत्री में 8 यात्रा वृतांत हैं और एक चीज़ आपको और बता दूँ यात्रा वृतांत के बारे में कि मेरा मानना है कि यात्रा वृतांत जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो आपको उस स्थल के प्रति आपकी उत्सुकता जगाए, दूसरा वो आपके आँखों के आगे जब जिस समय लेखक वर्णन कर रहा हो जगहों का, घटनाओं का, उससे जुड़ी हुई चीज़ों का, तो उसके आपकी आँखों के सामने वो चीज़ें एकदम आ जाएं, बिल्कुल एकदम कैट स्कैन होता चला जाए आपकी आंखों के आगे। और तीसरी उसकी भाषा शैली इतनी रोचक हो कि पढ़ने में आनंद आए, क्योंकि जो कलात्मकता है यात्रा संस्मरण की वो इसको महत्वपूर्ण बनाती है, वो इसे प्रकाशन योग्य भी बनाती है और वो इसको चर्चा के योग्य भी बनाती है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि कमलेश पांडे जी जो जाने माने व्यंगकार हैं, उन्होंने 3 काम बहुत बढ़िया किए हैं। पहली बात तो ये क्या करते हैं कि वो घूमने के बेहद शौकीन हैं और घूमने के ना सिर्फ शौकीन हैं बल्कि घूमने के दौरान क्या क्या घटा उस सब को बताने के भी शौकीन हैं। ऐसे कुछ लोग और भी हैं, अनुभव शुक्ल हैं, वो भी इसी तरीके से यात्रा वृत्तांतों को बड़े आनंददायक शैली में प्रस्तुत करते हैं। तो कमलेश पांडे जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, कमलेश पांडे व्यंगकार है। कमलेश जी क्या करते हैं कि पहले तो वो यात्रा करते हैं, यात्रा के वो अंदर घुसते हैं, यात्रा के अंदर के स्पंदन को महसूस करते हैं, जगहों को पहले खुद पहचानते हैं, फिर उनकी जो अंदरूनी परतें हैं उनको खोलने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत ही बेहतरीन शिल्प के साथ, बहुत बढ़िया भाषा के साथ वो आपके सामने इस रोचकता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि आपके लिए वो संस्मरण जो है, यात्रा वृतांत जो है, वो एक स्मरणीय चीज़, संगणीय चीज़ बनकर रह जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 यात्रा वृतांत हैं और इनमें आपको मैं कहूँ तो शीर्षक भी बहुत बढ़िया है कि सूरज के देश में, जो अरुणाचल प्रदेश पर है। दूसरा है संसार की छत पर कुछ दिन, जो किन्नौर और स्पीति जो हिमाचल में है वहाँ पर, उसके ऊपर है।
एक है केरल कोरल द्वीपों का स्वर्ग लक्षद्वीप, एक है 17 साल अंडमान 2 बार, पांचवा है पुण्यदायी पर्यटन 4 धाम। ये 4 धाम आपको बता दूं कि ये 4 धाम जो हैं उत्तराखंड के 4 धाम हैं। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों आते हैं। और बड़ा रोचक ये है। और एक है कि हम तो चले परदेश और विलायत रिटर्न होना। इसमें इन्होंने कोशिश की है कि वो वैंकूवर से लेके टोरंटो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, विक्टोरिया, उन सब के स्थलों को देखें, उस समय जो घटनाएं घटी उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करें, और भाषा और शैली इस प्रकार के रखें कि आपको एक आत्मीय लगाए कि ये चीज़ें बहुत आत्मीयता के साथ घट रही है और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने घट रहा है। तो इसमें समझिए कि आपको इस किताब में आपको, जहाँ आपको सैन फ्रांसिस्को है, वैंकूवर है, टोरंटो है, ये फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड, इटली की सैर कराई है पांडे जी ने, वहीं वो आपको मुंबई, पुणे और कोल्हापुर की भी सैर करा देते हैं यादों में ठहरी यात्राओं में। मित्रों, मेरा मानना है कि बढ़िया संस्मरण वो होता है जो एक तो आपको पढ़ने का पूरा आनंद देता है, पूरी जगहों के बारे में जानकारी देता है, यात्रा के बीच में जो घटी हुई घटना है, रोचक घटना है, उनसे आपका परिचय कराता है। और दूसरा कि वो आपको उस जगह के बारे में इतनी उत्सुकता जगाता है कि आपके दिमाग में जो डायरी है वो नोट कर लेती है कि देखो मौका मिलते ही यहाँ जाना है और देखना है कि फला फला जिस लेखक के हमने संस्मरण पढ़े थे वो ठीक कह रहा था ना। तो मित्रों, मेरा मानना है कि जो सूरज की गंगोत्री नाम का जो ये यात्रा वृत्तांत आया, यात्रा संस्मरण आए हैं, ये पढ़े जाने की मांग करते हैं। इनको छापा है शिवना प्रकाशन ने और इनकी कीमत है 250 रुपये। मित्रों, जो लोग घूमने के शौकीन हैं और जो यात्रा के अंदर की यात्रा यानी अंतर यात्रा को समझने के शौकीन हैं, उनको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी मित्रों किताब है जीवित पन्ने शिवराज सिंह की। ये यादों की परछाइयाँ हैं, यादों के झरोकों से आई हैं ये परछाइयाँ। शिवराज सिंह जी को बता दूं कि शिवराज सिंह जी चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, आईआईटीएन हैं, ग्रामीण परिवेश से आए और सीधा आईआईटी में गए, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां की। लेकिन ये टेक्नोक्रेट होने के बावजूद इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये रही कि इन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो कुछ इनकी स्मृतियों में है उस सबको वो पहले तो अपने यार दोस्तों में बांटते रहे, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से उनको प्रस्तुत करते रहे। उसके बाद जब उनको लगा कि उनके पास इतनी चीज़ें हैं जिसमें कि पाठक को आनंद आ सकता है, तब उन्होंने उन 25 संस्मरणों को, जिनमें बहुत बढ़िया रोचक कहानियाँ हैं, बहुत मज़ेदार प्रसंग हैं, बड़े जादुई से प्रसंग हैं, चौंकाती हैं, वो बार बार आपको हिला देती है। कई बार तो एक बेहतरीन कहानी जिस तरह से कौतूहल पैदा करती है, उस तरीके से उनके संस्मरण जो है वो कौतूहल पैदा करते हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये किताब जो छापी है अद्विक प्रकाशन ने और किताब की कीमत है 200 रुपये। इस किताब में ये तो हुआ है कि कुछ जगहों पर भाषा को लेके कुछ हल्की सी कमजोरियां हैं। शिल्प को लेके भी आपको लग सकता है कि भाई थोड़ा सा और बेहतर होता तो ठीक था, लेकिन कंटेंट जो है वो इतना मज़ेदार है, इतना रोचक है, इतना कौतूहलवर्धक है कि ये छोटी छोटी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और ये किताब कहती है कि मुझे पढ़ो। मित्रों, इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या है इस किताब में। शिवराज जी ने अपने बचपन से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था और उसके बाद नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद घूमने के बाद उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना
और उसके बाद उनको अपनी भाषा में जितना भी वो सुधार सकते थे उतनी भाषा में इसको किताब के रूप में प्रस्तुत करना, ये काम उन्होंने किया है। अब है क्या किताब में, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवेश से जहाँ विशेष रूप से जो बचपन की इनकी स्मृतियाँ हैं, एक से एक मज़ेदार स्मृतियाँ हैं। और ये मज़ेदार स्मृतियाँ तब भी आती हैं, संस्मरण तब भी आते हैं जब आप साधारण ज़िंदगी जीने में यकीन नहीं रखते। आप इतने शरारती हैं कि आप भूत बन के डराने की कोशिश करते हैं। आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। कहीं आप 110 किलोमीटर साइकिल से 14 साल के बच्चे किशोर हैं, आप 110 किलोमीटर से आप शाकुंभरी देवी का मेला देखने जाते हैं और ये मान के चलते हैं कि घर पे आएंगे तो पिटाई होगी, और पिटाई के लिए सबसे बढ़िया टोटका ये है कि हम लोग दूब घास जो है उसको अपनी जेब में रखेंगे तो पिटाई नहीं होगी। और इत्तेफाक ये होता है कि पिटाई नहीं होती है। एक से एक घटना है, कितने जीवित पन्ने इसका नाम है। घटनाएं भी बहुत जीवित हैं, बहुत जीवंत घटनाएं। और सच कहूँ तो ऐसे संस्मरण बहुत कम होते हैं जिनमें कि कहानी पढ़ने का पूरा आनंद आता है। वो एक कौतूहल, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे बाप रे। मैं आपको कुछ बताता हूँ। सूर्य की किरण, एक लड़का बेरोजगार है। छोटी सी मैं आपको घटना सुना दूँ कि एक लड़का बेरोजगार है और वो उसको नौकरी मिलती है किसी तरीके से, किसी की सिफारिश पे, और वो अपने रौब में अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करते नौकरी छोड़ के आ जाता है। और उससे कोई काम नहीं है उसके पास। एक दिन वो पकौड़ी खा रहा है। पकौड़ी खाते खाते उसको जो अखबार है उसमें उसको विज्ञापन दिखता है। वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन से उतर के प्लेटफार्म पर पकौड़ी खा रहा है। उसने विज्ञापन देखा, पता पड़ा 1:30 आज की है। वो पहुंच जाता है और क्या होता है बाकी की बात आपको ये संस्मरण बताएगा। घटनाएं हैं, चौंकाने वाली घटनाएं हैं, जादुई घटनाएं हैं, मानवीय दुर्बलताएं हैं, संयोग हैं, चमत्कार हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो आपको आनंद देगा। और विशेष रूप से अगर आप गांवों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परंपराओं को आप जानते हैं, वहाँ के बारे में आप सुनना पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये संस्मरण आपको बेइंतहा लुभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन रचनाओं का जो शिल्प है वो उतना प्रभावी नहीं है। कुछ किताब में भी कुछ प्रूफ की भी कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि मैं इस किताब को एक बार में पढ़ गया। मैं 2.5 घंटे बैठा और मैं पूरे के सारे 25 के 25 संस्मरण पढ़ गया। एक से एक संस्मरण था। एक मस्से वाला मंदिर है, आपका आश्चर्य होगा कि मस्से वाले मंदिर के बारे में मान्यता है कि वहाँ जाने से वहाँ पे जो पानी मिलता है उस पानी में से मस्से की जगह पे लगा लेने से वो जगह ठीक हो जाती है, मस्सा ठीक हो जाता है। मतलब लेखक वहाँ जाता है और ये करके देखता है और उसका मस्सा ठीक हो जाता है। अब कितना सही है कितना झूठ है ये पता नहीं, लेकिन जो प्रस्तुति है वो बेहद रोचक है, बेहद मज़ेदार है, बेहद आनंददायक है। एक से एक मैं आपको बताता हूँ। भूत का कबूलनामा। पेन बना वरदान, पेन खो गया और बंदा पॉलिटेक्निक उसमें जेल में नहीं गया। एक जगह है कि बुढ़िया ने कोस दिया, बंदा एग्ज़ाम देने नहीं गया, और बड़ी जगह पहुंच गया, पॉलिटेक्निक में से छूट गए और आगे बढ़ के क्या हुआ कि इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। वो भी इंजीनियरिंग कहाँ, आईआईटी रुड़की। मित्रों, मेरा मानना है कि ये जो किताब है शिवराज जी की, वो अपने रोचकता के कारण, अपनी प्रस्तुति के कारण, अपने घटनाओं के ये जो अजूबापन है, विचित्रता है, निरालापन है, उसके कारण पढ़े जाने की मांग करती है। और अगर आप इस किताब पर ये 200 रुपया खर्च करते हैं तो मेरा मानना है कि आप इससे कतई निराश नहीं होंगे। ये कई बार आपको हंसाएगी, कई बार आपको गुदगुदाएगी, कई बार आपको थोड़ा सा दुख भी देगी। कई इसमें प्रसंग ऐसे हैं, लेकिन ये किताब
आपको ये किसी हालत में नहीं कहेंगे कि आप कह रहे हैं अरे बाप रे आपने क्या पढ़ लिया। तो मित्रों, मैं मानता हूँ कि जीवित पन्ने को पढ़ा जाना चाहिए। और मित्रों, अंत में तीसरी किताब नवोदित जी ने संपादित की है किताब कलम के कंदील। संपादन भी नहीं बल्कि ऐसा हुआ कि जब नवोदित राष्ट्रीय सहारा के संपादक थे तो उन्होंने उस समय में एक कॉलम चलाया था जिसमें उस समय के जो शायर थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू लेने के बाद उनसे बात की, उनके ऊपर एक आर्टिकल तैयार किया, उनकी रचनाएं तैयार की और इस इंटरव्यू में कोशिश की गई कि शायर की ज़िंदगी में झांका जाए, वो जद्दोजहद देखी जाए जो उसको शायर बनाती है, वो देखा जाए कि वो दिल और दिमाग के रिश्तों के बीच में संतुलन कैसे बनाता है, ये देखा जाए कि वो अपनी शायरी का विकास कैसे करता है और उसकी शायरी और उसके जीवन में कितना फ़र्क है या कितनी समानता है। तो मित्रों, इसके ऊपर उन्होंने एक एक करके आर्टिकल तैयार किए और ये राष्ट्रीय सहारा में छपे। इसका कॉलम रहा, ये बहुत दिन कॉलम छपा। इसका नाम था महफिले शेरो सुखन। इसमें 27 शायर हैं, उनकी शख्सियत है, उनकी शायरी है। और एक चीज़ देखें कि इनमें कुछ 4 उन्होंने लिखा है कि 4 शायर ऐसे भी हैं कि जो उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं लेकिन गज़ल की भाषा जानते हैं, गज़ल जानते हैं और उर्दू का जो मिजाज है उसको भी पहचानते हैं वो, तो वो भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हैं कौन कौन। कुछ शायर तो बहुत मकबूल हैं जिनको पढ़ना अपने आप में एक बड़ा अनुभव है, जैसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं, अंसार कंबरी हैं, अभी जिनका निधन हुआ है ताहिर फराज साहब हैं, डॉक्टर नवाज देवबंदी हैं, मंजर भोपाली हैं, अंजुम रहबर हैं, जौहर कानपुरी हैं, शबीना अदीब जी हैं, नश्तर अमरोहवी हैं। नश्तर अमरोहवी तो बहुत अच्छे तंजो मजाही के शायर हैं। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो उतने ज़्यादा चर्चित नहीं लेकिन उन्होंने काम बहुत किया है, जैसे सत्यप्रकाश शर्मा हैं, प्रोफेसर ओमराज हैं, कृष्णानंद चौबे हैं, आचार्य सारथी हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मित्रों, ये जो किताब है, ये किताब कुछ मामलों में मुझे बहुत पसंद आई है। एक तो ये हुआ कि मैंने इसको ठहर के पढ़ा इस किताब को, क्योंकि एक शायर माना वसीम बरेलवी साहब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो वसीम बरेलवी साहब के बारे में एक सतही तौर पे एक हमारे यहाँ जो परंपरा चल रही है ना, हम एक तरीके से ही लिखते हैं, जीवनी वाली शैली में लिखते हैं ना। उन्होंने क्या किया कि उनके बारे में बताया, उनके साथ घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया, शायरी में कैसे आए उसके बारे में बताया, शायरी को परवान कैसे चढ़ी उसके बारे में बताया, और फिर उनकी गज़लों को लिया, उनके पुरस्कार, उनकी किताबें, पूरा एक मुकम्मल बयान जो कहते हैं शख्सियत का, मुकम्मल लेकिन संक्षिप्त बयान जो है शख्सियत का, वो इसमें था। तो मैंने इसमें कुछ देखा कि कुछ चीज़ें पढ़ने लायक, खूब पढ़ने लायक, विशेष रूप से जो उस्ताद शायरों की जो चीज़ें हैं, तो मैं कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि वसीम बरेलवी साहब का ये दो देखें शेर की। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। और एक शेर देखें कि इस दौरे मुनसफ़ी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सज़ा मिले। ये वसीम साहब का अंदाज़ है। और आप फिर देखें कि अंसार कंबरी साहब को देखें, देखिए क्या अंदाज है अंसार कंबरी साहब का कि शायर हूँ कोई ताज़ा गज़ल सोच रहा हूँ, फुटपाथ पे बैठा हूँ महल सोच रहा हूँ। और वो है कि वफ़ाओं में खता ढूंढ रहे हैं, हम हैं कि खताओं में वफ़ा ढूंढ रहे हैं, हम हैं खुदा परस्त दुआ ढूंढ रहे हैं, वो इश्क के बीमार दवा ढूंढ रहे हैं। और देखें एक अंदाज़, मंसूर उस्मानी साहब की गज़लें मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका पूरा व्यक्तित्व बहुत ही अलग है। कि देखें कि कुछ शेर की
तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से, और आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से, और कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। और मित्रों, एक दो शेर और सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अंजुम रहबर आज के समय की बहुत बड़ी शायरा हैं, तो उनका एक दो शेर देखें कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतना दूर हो गया जितना करीब था, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था। और एक देख लें कि आचार्य सारथी रूमी साहब की अभी 6 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं आती थी, उसके बावजूद उनके जो शेर थे, विशेष रूप से जो छोटी बहर की गज़लें उनकी मुझे बहुत पसंद है कि देखें कि दिल में एक तहखाना भी, उसमें एक खजाना भी, मैं खुद से बेगाना भी, मेरा एक ज़माना भी, हर पल मरते जाना भी, जिंदा वापस आना भी, अब मुझ तक आकर चूक गया वो भरपूर निशाना भी, आखिर मुझसे हारा तो ये मगरूर जमाना भी। मित्रों, कलम के कंदील जो ये किताब है नवाजुद्दीन साहब की, ये आई है भारतीय साहित्य संग्रह से, और इसकी कीमत है 350 रुपये। और ये किताब कहती है कि अगर आपको शायरों में शायरी में दिलचस्पी है, आपको शायरों के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी शायरी के अंदरूनी हालातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब कहती है कि मुझे पढ़िए। तो मित्रों, ये थी 3 किताबें, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और किताबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।